Hello friends, I welcome you all in my lecture series of computer science for any competitive level exam. I hope that you are getting all my points clearly. So without wasting much of your time, let's begin with our today's topic and it is classification of computer. तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की classifications. तो on the basis of type, work and signal. फर्स्टली जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज, ठीक है. 1 ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, वर्क एंड सिग्नल वी डू हैव एनालॉग कंप्यूटर, वी डू हैव डिजिटल कंप्यूटर, वी डू हैव हाइब्रिड कंप्यूटर. ओके, एंड द सेकंड कैटेगराइजेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्राइस एंड कैपेबिलिटीज. तो इन तीनों के बेस पे हमारे पास कौन कौन सा कंप्यूटर है. वी डू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स, वी डू हैव मिनी कंप्यूटर्स, वी डू हैव मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वी डू हैव सुपर कंप्यूटर्स. जो थर्ड कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी डू हैव जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर. दिस इज द मेन कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे किस कंप्यूटर का क्या मीनिंग है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, वर्क एंड सिग्नल. जो हमारे पास 3 है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. सबसे पहले हम इन्हीं को अंडरस्टैंड करेंगे. तो देखिए, जो यहाँ पे हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, ये कौन से कंप्यूटर्स हैं. वो वाले कंप्यूटर्स जो कंटिन्यूअस सिग्नल्स पे काम करते हैं या जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, उनको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है. इसका क्या मतलब है कंटिन्यूअस सिग्नल्स पे, कि जो उनके पास डेटा आता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, स्पीडोमीटर के ज़रिए जो हम चेक करते हैं, थर्मोमीटर है, ठीक है. यानी इनमें किस सिग्नल के बेस पे कंप्यूटर काम करता है, कंटिन्यूअस सिग्नल के बेस पे कंप्यूटर काम करता है. और जो ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, दीज डू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क्स, ठीक है. ये हर एक टास्क के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. क्लियर. और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. और ज़्यादा तौर पे हम इनको किस फील्ड में यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन में हम ज़्यादा तौर पे एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोज कंप्यूटर्स दैट ऑपरेट बाय मेजरिंग. यहाँ पे मेजर होता है रादर देन बाय काउंटिंग. अब यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, एक तो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है. क्लियर. सिंपली आपको याद रखना है वो वाले कंप्यूटर्स जो किस पे, कंटिन्यूअस सिग्नल्स पे काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर. अब ऐसे ही हमारे पास दूसरी कैटेगराइजेशन है दैट इज डिजिटल कंप्यूटर. अभी डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, अपोजिट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स. अगर एनालॉग कंप्यूटर्स कंटिन्यूअस सिग्नल्स पे काम करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करते हैं. डिस्क्रीट सिग्नल्स में हमारे पास क्या स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स हैं, 0 एंड 1. यानी कि ऐसे ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ठीक है. वो मैंने कल के लेक्चर में ही आपको बताया है कि 0 ऑफ स्टेट के लिए होता है, 1 ऑन स्टेट के लिए होता है. और जिन कंप्यूटर्स में ऐसे काम होता है उनको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है. तो यहाँ पे क्या काम, कैसे क्या होता है, इट वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग बाइनरी डिजिट्स, ठीक है. यहाँ पे कैलकुलेशन होती है बाइनरी डिजिट्स की. और जैसे मैंने एनालॉग बोला वो पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स मल्टीटास्किंग के लिए होते हैं. जैसे मैंने वहाँ पे बोला स्टोरेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्टोरेज होती है, ठीक है. जैसे एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस सीरीज पे काम करता है, कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है, जो डिजिटल कंप्यूटर है ये डिसकंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है. और डिजिटल कंप्यूटर्स को किस किस फील्ड में या किस किस पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिजनेस एंड साइंटिफिक पर्पस. और जो डिजिटल कंप्यूटर्स की स्पीड है, इट इज़ फास्टर देन एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है, फास्टर स्पीड. फॉर एग्जाम्पल पीसीज हैं, डिजिटल क्लॉक है या आईपैड है. क्लियर. अब इसी में थर्ड कैटेगराइजेशन है दैट इज
हाइब्रिड कंप्यूटर्स, नाम से ही पता चलता है हाइब्रिड यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी कि वो वाले कंप्यूटर्स जो वर्क करते हैं विद बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा भी होता है और डिस्क्रीट डेटा भी होता है, यानी कि दीज कंप्यूटर्स ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल और फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। आगे जाके मैं आपको मॉड्यूलेटर्स के बारे में भी बोलूँगी कि उनका कौन सा मॉड्यूलेटर किस चीज़ के लिए होता है। और जो ये वाले हाइब्रिड वाले होते हैं ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ठीक है, एक तो ये कॉस्टली होते हैं और किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही ये होते हैं और इनकी स्टोरेज लिमिटेड होती है। क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या समझा कि इनपुट एंड आउटपुट कैसे जाता है एनालॉग फॉर्म में, लेकिन प्रोसेसिंग कैसे होती है डिजिटल फॉर्म में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कल ही आपको बोला प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा कंप्यूटर जो है उसकी लैंग्वेज है बाइनरी, 2 डिजिट्स 0 एंड 1 बाइनरी बिट्स में ही सारा काम होता है। यानी कि अभी मैंने आपको बोला अगर कंटिन्यूअस सिग्नल एनालॉग सिग्नल आ रही है फिर प्रोसेसिंग इसकी किस में होगी, डिजिटल सिग्नल में। डिजिटल सिग्नल में क्या 2 स्टेट्स हैं, ऑन एंड ऑफ का। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनपुट एंड आउटपुट जो है कहाँ से एनालॉग फॉर्म से इनपुट जाता है और प्रोसेसिंग होती है डिजिटल फॉर्म में। अब हाइब्रिड कंप्यूटर्स में हम कौन कौन सी एग्जाम्पल बोलेंगे, देखिए ईसीजी है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स हैं, डायलिसिस हैं। ये वो वाले कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे डेटा जो है दोनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट होता है ना। अगर ईसीजी की आप एग्जांपल लोगे तो दोनों फॉर्म्स में डेटा को रिप्रेजेंट होता है, सिग्नल हार्ट बीट भी वो दिखाता है और ऊपर यहाँ से वो कंटिन्यूअस डेटा भी शो ऑन होता है ऊपर छोटे से आइकन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या समझा कि एनालॉग कंप्यूटर्स वो वाले कंप्यूटर्स हैं जो कंटिन्यूअस डेटा पे चलते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स वो वाले कंप्यूटर्स हैं जो कि डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस सिग्नल पे चलते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो वाले कंप्यूटर्स हैं जो बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं। क्लियर। अब हमने पढ़े मेजर कैटेगराइजेशन में ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी डू हैव 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। पहला है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, दूसरा है जनरल पर्पस कंप्यूटर। हम इन दोनों को कवर करेंगे, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को भी और जनरल पर्पस कंप्यूटर को भी। ठीक है, पहले हम समझेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है। अब जो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है इसके नाम से ही पता चलता है कि जिसको डिज़ाइन ही किया गया है जनरल पर्पस के लिए, मतलब कि जो हर एक एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। जनरल पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है बल्कि जनरल है। और जो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं ये वर्सटाइल होते हैं लेकिन एफिशिएंट नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है, वर्सटाइल होते हैं और एफिशिएंट नहीं होते हैं? वर्सटाइल का मतलब है कि ठीक है हमने समझा ये तो हर एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं और ये सॉल्व करते हैं वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है। कॉमन सेंस है, जिस मशीन से, या अगर हम ऐसे ही बोलेंगे डे टू डे लाइफ की एग्जांपल लेंगे, अगर हम एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करेंगे तो हम एफिशिएंट वे में किसी एक काम को नहीं करेंगे। अगर हमें एफिशिएंटली कोई काम करना है तो हमें चाहिए कि एक ही काम पे हम पूरा फोकस करें। लेकिन जो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं दीज आर वर्सटाइल बट दीज आर नॉट एफिशिएंट, क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं तो कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता है। और अगर ये ज़्यादा काम करते हैं एट ए टाइम तो हम कह सकते हैं दीज ऑल्सो कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इन जनरेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, जितने काम आप एक साथ उठाओगे फिर उनका आउटपुट एंड रिजल्ट आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, इनैक है या डेस्कटॉप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनरल पर्पस तो था, इसके बाद है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। नाम से ही पता चलता है फॉर एनी स्पेशल पर्पस। ठीक है, वो वाले कंप्यूटर्स जिनको डिज़ाइन किया गया है ताकि वो परफॉर्म करे एनी स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अब जो बंदा एक टास्क करेगा, अब जिस मशीन पे एक टास्क होगा वो क्या होगी, वो एफिशिएंट होगी। ऑब्वियस बात है, क्योंकि एक ही टाइम पे एक काम जो हम करते हैं वो हम एफिशिएंटली करते हैं। लेकिन जो ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं ये वर्सटाइल नहीं है, क्योंकि वर्सटाइल का मतलब ही है एक टाइम पे बहुत सारे काम करना।
और जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं इनकी स्पीड एंड जो इनका साइज़ है वो डिपेंड करता है टास्क क्या है, वो डिपेंड करता है कि इनको कौन सा काम करना है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स कंज्यूम लेस टाइम इन जनरेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब किस किस में कम टाइम लगता है, आप एटीएम मशीन के पास जाते हो, उसको इनपुट देते हो, आपको तुरंत वहाँ से पैसे निकलते हैं। या जो एयरक्राफ्ट कंट्रोलर्स होते हैं, है ना, वो भी बहुत ही कम टाइम लगाते हैं रिजल्ट जनरेट करने में। या जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, है ना, या वेदर फोरकास्टिंग सिमुलेटर्स होते हैं, ये वो सारी एग्जाम्पल्स हैं जो किस में आ जाते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। ठीक है, यहाँ तक आपने 2 मेजर कैटेगराइजेशंस पढ़ी। पहला आपने पढ़ा एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा आप लोगों ने कौन सा पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वी डू हैव जनरल एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और प्राइस और कैपेबिलिटीज। ठीक है, वी डू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं और सबसे पहले जो आता है दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। अब ये माइक्रो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, सबसे पहले यही जानेंगे। नाम से ही पता चलता है माइक्रो कंप्यूटर्स यानी कि छोटे कंप्यूटर्स जिनका साइज छोटा होता है, जिनको हम बोलते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स। ठीक है, और जिनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, स्कूल्स में यूज़ करते हैं, ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। किनको? माइक्रो कंप्यूटर्स को। इनको इंडिविजुअल्स ही यूज़ करते हैं, तभी हम इनको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। यानी कि हम कह सकते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज पोर्टेबल कंप्यूटर्स। इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। वो वाले कंप्यूटर्स जो हम घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, इनका जो वेट होता है बहुत कम होता है क्योंकि पोर्टेबल है, साइज में छोटे हैं। इनको रिचार्जेबल बैटरीज होती है और हम इनको होम कंप्यूटिंग में यूज़ करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, दीज कैन सपोर्ट ओनली 1 यूज़र एट अ टाइम। यहाँ पे मल्टीटास्किंग नहीं होती है, एक सिस्टम पे एक ही यूज़र काम कर सकता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर है दैट इज मिक्रल। 1973 में ये दिया था। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर इंडिया का है दैट इज डिफ्रैग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन है? डिफ्रैग। एंड डिफ्रैग स्टैंड्स फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के वक्त में हमारा फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो आया था, जिसका नाम था डिफ्रैग। ठीक है, और जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ऑल माइक्रो कंप्यूटर्स दीज यूज ए प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं माइक्रोचिप। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था जो सबसे ज़्यादा नंबर में सेल हुआ था, ठीक है, जो ज़्यादा बिका था, दैट वाज ऑल्टियर 8800। ऑल्टियर 8800। अब इस माइक्रो कंप्यूटर की एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा आपने देखा है अपने घरों में, स्कूल्स में, ऑफिसेस में? नोटबुक्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, palm टॉप हैं, PDA है, डेस्कटॉप्स हैं। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ विच कंप्यूटर? ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों ने क्या जाना कि ये छोटे होते हैं और पोर्टेबल होते हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम समझेंगे मिनी कंप्यूटर्स, है ना। ये सेकंड कैटेगराइजेशन है, किस कैटेगरी की? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, अब माइक्रो तो छोटा था, अब इसके बाद आया वर्ड मिनी। अब मिनी से ही पता चलता है ये माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि 4 कैटेगराइजेशन से, है ना। सबसे पहले है माइक्रो, है ना, फिर है मिनी,
फिर है मेन फ्रेम, फिर है सुपर कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे मेन फ्रेम है और बीच में आ जाता है मिनी कंप्यूटर। तभी हम कह सकते हैं जो मिनी कंप्यूटर्स हैं दीज आर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर, है ना। उनके आगे आए, क्योंकि जब पहले माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए, उनकी एडवांसमेंट हो गई, तो ही मिनी कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। लेकिन माइक्रो के बाद मिनी आ गया, मिनी के बाद मेन फ्रेम आ गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे पावरफुल है माइक्रो कंप्यूटर से, लेकिन लेस पावरफुल है मेन फ्रेम से। यहाँ पे देखिए आप, जो यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स है, दीज आर मोर पावरफुल देन व्हाट माइक्रो कंप्यूटर्स, बट लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जो मिनी कंप्यूटर्स हैं, इनको हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती थी और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स। और क्योंकि बीच में आ गए थे, अभी मैंने आपको बताया, तभी हम इनको बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर्स, ठीक है। ये एक तो फास्टर भी थे और इनका कॉस्ट लेस था। किन से? मेन फ्रेम से। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हम अभी पढ़ेंगे, ये कॉस्टली कंप्यूटर्स थे, ठीक है। अब जैसे इससे पहले मैंने आपको बोला माइक्रो कंप्यूटर्स पे एक टाइम पे एक ही यूज़र होता था, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे 4 से लेके 200 तक यूज़र्स साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो मिनी कंप्यूटर है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सुपर मिनी कंप्यूटर। एक चिप आता है जिस चिप का नाम है सुपर चिप 80386, यानी ये चिप इंसर्ट करने से मिनी कंप्यूटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सुपर मिनी कंप्यूटर। और जो मिनी कंप्यूटर्स हैं इनको इनिशियली किस किस फील्ड में ज़्यादा यूज़ किया गया था? इंजीनियरिंग में, है ना, CAD में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनर्स में। अब जो ये थे इनिशियली तो वो 2 फील्ड्स में यूज़ किए गए, लेकिन आजकल दीज सर्व एज सेंट्रल कंप्यूटर, और हम इनको बोलते हैं कि दीज वेर यूज्ड एज मिड रेंज सर्वर्स। कौन सा? मिनी कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन आता है मिड रेंज सर्वर कौन सा कंप्यूटर है, आप बोलेंगे मिनी कंप्यूटर, ठीक है। अब जो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था वो कौन था? PDP-1 1958। ये तो पहला मिनी कंप्यूटर आया था, लेकिन जो सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर है या जो फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर है वो कौन है? वो है PDP-8, ठीक है। ये किसने दिया था? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने। क्लियर? ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और बाकी एग्जांपल्स मिनी कंप्यूटर्स की कौन कौन सी हैं? IBM 17, HP 9000, K202, PDP-11, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्लियर? ये था आप लोगों का कौन सा? मिनी कंप्यूटर। तो यहाँ तक आपने कितने कंप्यूटर समझे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्राइस एंड कैपेबिलिटी? माइक्रो एंड मिनी। अब हम आते हैं एक और कैटेगराइजेशन पे, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर के आगे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, एक तो ये लार्ज कंप्यूटर्स थे, पहली बात। दूसरी बात, इसको हम यूज़ करते थे एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए, लेकिन कहाँ पे? लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वेर लार्ज कंप्यूटर्स, जिनको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? ताकि वो हैंडल करे एप्लीकेशंस। कहाँ पे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस? जो बड़ी होती थी, ठीक है। इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स, क्योंकि इसके जो टर्मिनल्स होते हैं बाकी जगहों पे, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते थे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, तभी हम इसको बोलते हैं दीज वेर यूज्ड एज सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर्स। क्लियर? इम्पॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन आपको आता है कौन सा कंप्यूटर था जो लार्ज डेटाबेस को हैंडल कर सकता था या जिसमें लार्ज डेटाबेस होता था, तो वो यही आपके कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्योंकि इनमें ज़्यादा लार्ज डेटाबेस होता था, तभी हम इनको बोलते हैं सुपर सर्वर्स। क्या बोलते हैं? सुपर सर्वर्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, मल्टी यूज़र्स होते हैं, और ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है। इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली डिस्कस्ड कंप्यूटर्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा वगैरह स्टोर करते थे, ये बाकी कंप्यूटर्स से एक्सपेंसिव भी हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बनता है, कौन सा कंप्यूटर है जिसको अब हम बोलेंगे दैट इट सर्व्स एज बैकबोन फॉर द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड, तो वो यही है मेन फ्रेम कंप्यूटर।
mainframe computer is said to serve as a backbone for the entire business world. ठीक है, इसी बेस पे हम इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. क्यों बोलते हैं हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर? ऊपर ही मैंने आपको बोला कि ये वर्क करता है एज ए सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सर्वर्स एक ही टाइम पे कनेक्टेड होते हैं, जिस बेस पे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को बोलते हैं हार्ट ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर. क्लियर? अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? IBM 370 है, Z800 है. अब जो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो हार्वर्ड मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था. कौन सा था? हार्वर्ड मार्क फर्स्ट कंप्यूटर. ठीक है, अभी मैं आपको आगे जाके बोलूँगी कि इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर कौन डेवलप हुआ था, जैसे सिद्धार्था हुआ था. लेकिन यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, वो ये है कि फर्स्ट मेन फ्रेम जनरल पर्पस कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था? दैट वाज टिफ्रैक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. ठीक है, 21 जून 1969 में आया था. इसको किन्होंने डेवलप किया था? साइंटिस्ट्स ने, जो कहाँ पे काम करते थे? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में ये लोकेटेड है. सो यहाँ तक आपने कौन सा कंप्यूटर अब समझा? मेन फ्रेम कंप्यूटर. क्लियर? इसके आगे अब जो हमारे पास लास्ट कंप्यूटर है दैट इज सुपर कंप्यूटर. अभी आप देखिए, मिनी भी आपने समझा, माइक्रो भी आपने समझा, मेन फ्रेम भी समझा. अभी देखिए, जैसे पहले माइक्रो था, उसका आगे एडवांस्ड फॉर्म में आ गए कंप्यूटर्स, मिनी, मिनी के आगे आ गए कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए सुपर कंप्यूटर क्या होगा. सबसे फास्टेस्ट जो भी हमने अभी पढ़े है ना, सबसे फास्टेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव जो कंप्यूटर्स हैं वो कौन से हैं? वो हैं जी हमारे सुपर कंप्यूटर्स. क्लियर? अब इनको किन टास्क्स के लिए यूज़ किया जाता था? हाईली कैलकुलेटिव एंड इंटेंसिव टास्क्स. फॉर एग्जांपल, कौन कौन सा टास्क जिनमें आजकल हम सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं? मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स कब से स्टार्ट हुए, किस जनरेशन में हुए? 5th जनरेशन से स्टार्ट हुए. और इन सुपर कंप्यूटर्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वेदर फोरकास्टिंग में, न्यूक्लियर रिसर्च में, मिलिट्री एजेंसीज में, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरीज में. ठीक है, ये वो वाले फील्ड्स हैं जहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. अब जैसे वहाँ प्रीवियस कंप्यूटर्स पे आपने पढ़ा, कहीं पे एक ही यूज़र होता था, कहीं पे 400 से 200 यूज़र्स होते हैं, कहीं पे मल्टी यूज़र्स होते हैं. और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स में क्या होता है? हम बहुत सारे प्रोसेसर्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं. ऑलमोस्ट 1000 भी या 1000 से ज़्यादा भी प्रोसेसर्स को हम इंटरकनेक्ट करते हैं जो कि काम करते हैं पैरेलली, है ना, बहुत सारे टास्क्स एट ए टाइम होते हैं. अब इनकी जो मेमोरी है, सुपर कंप्यूटर्स की जो मेमोरी है, सबसे ज़्यादा इनकी मेमोरी है सुपर कंप्यूटर्स की, सबसे ज़्यादा फास्ट भी यही है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कंप्यूटर्स. एक पॉइंट जिसको आप स्टार यहीं पे कर देंगे, जो कि अक्सर हर एक एग्ज़ाम में आता है, कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनकी स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं? इनकी स्पीड को हम मेजर करते हैं फ्लॉप्स में. किस में? फ्लॉप्स में. फ्लॉप्स इट स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड. फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, किसके बारे में? सुपर कंप्यूटर के बारे में. अब यहाँ पे आप पॉइंट्स कुछ इन पे आप ध्यान दोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600 था, 1964 में आया था. लेकिन जो पहला सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर था, देखिए बातों में फ़र्क है. पहला जस्ट जो कंप्यूटर आया था सुपर कंप्यूटर CDC 6600, लेकिन अक्सर पॉइंट क्या आ जाता है कि सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रे फर्स्ट था. ठीक है, क्रे फर्स्ट किसने दिया था? सिमूर क्रे ने दिया था. जो सिमूर क्रे है इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर. क्या करते हैं हम इसको कंसिडर? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर. किसको? सिमूर क्रे को. हालांकि जब सुपर कंप्यूटर बन रहा था वहाँ पे सिमूर क्रे के साथ बोरिस बेबियान भी था, लेकिन उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है. खैर, यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इज सिमूर क्रे. ठीक है, 1975 में इसका रिलीज डेट आया था क्रे फर्स्ट का, और 76 में ये आउट हुआ था. और इसको इंस्टॉल कहाँ पे किया गया था? लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी
में 1976 में, क्योंकि अनाउंस ये तो सिर्फ 1975 में अनाउंस हुआ था, फिर इसके बाद इसको इंस्टॉल किया गया लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में 1976 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखेंगे वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है। 2021 की बात हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स आज तक आए हैं। यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। तो जो दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो जापान का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। जापान फिगाकू उसको बोलते हैं, ठीक है। जिसपे जो ये जापान का सुपर कंप्यूटर है, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, इसको किसने दिया था? रिकिन एंड फुजित्सु ने। किसने? रिकिन एंड फुजित्सु ने। 2014 में ही इसका काम स्टार्ट हुआ था। किसका? वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का। 2021 तक 2021 तक कौन सा रहा? जापान फिगाकू, ठीक है। और इसका फुल ऑपरेशन किस ईयर में हुआ? 2021 में। और 2021 का ही फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है जापान फिगाकू। इस कंप्यूटर को किस टास्क के लिए लगाया गया था? मैंने अभी आपको बोला जो ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, दीज आर यूज्ड हाईली कैलकुलेटिव एंड इंटेंसिव टास्क। कोई एक टास्क इनको दिया जाता है। और जो जापान फिगाकू सुपर कंप्यूटर था, its task was to visualize how droplets that could carry coronavirus spread from mouth, ठीक है। आप सबको पता है कि जो कोविड जो महामारी हुई थी, जिसने इतनी जानें ली, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ, उस पे भी एक सुपर कंप्यूटर लगा था, ये देखने के लिए, ये विजुअलाइज करने के लिए कि जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं माउथ से, ठीक है, उनमें वो जो कोविड होता था, कोरोना वायरस जो होता था, वो कैसे होता था, ठीक है, वो कैसे स्प्रेड हो रहा था फ्रॉम माउथ। ये बात थी 2021 तक। लेकिन अभी इस वक्त क्या चल रहा है? 2023। आज के डेट में अगर हम बोलेंगे कि आज वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, सिंस जून 2022, दैट इज फ्रंटियर, ठीक है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किन्होंने दिया? किस कंट्री ने दिया? यूएसए ने दिया। और इसी फ्रंटियर ने आउट परफॉर्म किया किसको? फिगाकू को, यानी उसको पीछे किया किसने? फ्रंटियर ने। आजकल अगर क्वेश्चन आपको आएगा, प्रेजेंट टाइम में अगर आएगा वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, आप क्या बोलोगे? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। क्लियर? अब मैंने अभी आपको बोला कि इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? टिफ्रैक था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको ये नाम दिया था। इसके बाद इंडिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन है? HEC2M। कौन सा है? HEC2M। HEC2M, ठीक है। ये ब्रिटिश बिल्ट था, लेकिन था तो ये हमारा ही। यहाँ पे आप पॉइंट याद रखोगे, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, सॉरी टेकिंग माई वर्ड्स बैक, जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है HEC2M है एंड ये ब्रिटिश बिल्ट था। अब जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये HEC2M कंप्यूटर है, इसको इंस्टॉल कहाँ पे किया गया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1951 में, ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1951 में। ये मैं इंडिया की बात यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। इसकी बेस रखी गई थी जो ब्रिटिश के कंप्यूटर्स हैं, तभी हम इस वाले कंप्यूटर को बोलते हैं ब्रिटिश बिल्ट। अब पॉइंट यहाँ पे है, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? यहाँ पे देखिए सुपर कंप्यूटर्स की बहुत सारी सीरीज़ आ गई, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो यही सुपर कंप्यूटर्स बनाते थे, ठीक है। जिसमें CDAC है, CDOT है, बाक है, अनुराग है। जैसे अनुराग ने पेस सीरीज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर दी, बाक ने अनुपम सीरीज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर दी। तो ऐसे ही परम सीरीज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर भी चली, और यहीं पे हमारे सुपर कंप्यूटर्स ज़्यादा सक्सेसफुल वाले थे। और जो सबसे पहला आया था इंडिया का सुपर कंप्यूटर ड्यूरिंग फिफ्थ जनरेशन, वो था परम 8000। कौन सा था? परम 8000, जिसको डेवलप किया था CDAC पुणे ने 1991 में। और इस CDAC का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग। एंड पैरेलल जो है, इट स्टैंड्स फॉर पैरेलल मशीन, इट स्टैंड्स फॉर पैरेलल मशीन। और संस्कृत में परम का मतलब है सुप्रीम। क्या है? सुप्रीम। संस्कृत में परम का मतलब है सुप्रीम। अब फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर
ऑफ इंडिया। देखिए यही इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में हम किन को मानते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? वो हैं डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। कौन है? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। अब इंडिया का इंडिजीनियस पहला कंप्यूटर कौन सा था? जो फुल इंडिया ने बनाया था, खुद सिद्धार्थ था, जिसको मैन्युफैक्चर्ड किया था। किसने मैन्युफैक्चर इसका किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। जिसको लगाया कहाँ पे गया था, जिसको इंस्टॉल कहाँ पे किया गया था? बेंगलोर में, वहाँ के मेन पोस्ट ऑफिस में। किस डेट पे? अगस्त 16, 1986 में। अब इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? ये आपको याद रखना है, दैट इज परम सिद्धि AI। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परम सीरीज में ही ये एक कंप्यूटर है, परम सिद्धि। ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। हालांकि ये तो सीडेक वालों ने ही दिया था, तब तो 90 से ही काम शुरू हुआ था, लेकिन परम सीरीज इसका सक्सेसफुल लॉन्च कब हुआ? 2015 के बाद ही ज़्यादा ये उरूज पे आ गया, आफ्टर द लॉन्च ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, इस मिशन के तहत ही इंडियन सुपर कंप्यूटर्स को एक बूस्ट मिला। ठीक है, आज तक अगर हम देखेंगे परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये जो परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, इसको लिस्ट पे रैंक किया गया था। रिसेंट लिस्ट जो आया था दैट वाज 63rd। ठीक है, जो टॉप 500 लिस्ट आता है कंप्यूटर साइंस में सुपर कंप्यूटर्स का, वहाँ पे जो हमारा इंडिया का परम सिद्धि है वो किस रैंक पे था? 63rd रैंक पे था। हालांकि बाकी भी आप देखेंगे, जैसे 1991 में परम 8000 आया था, ये इसकी सीरीज चली। 1992 में परम 8600 आ गया, 1994 में परम 9000 आ गया, परम 1000 आ गया 1998 में, परम पद्मा आ गया 2000 में। ठीक है, ये यही सीरीज है। परम युवा आया था 2008 में। ठीक है, परम युवा सेकंड आया था 2013 में, परम ईशान आया था 2016 में, परम कंचनजुंगा आया था 2016 में। ये सब आपको याद नहीं रखने हैं, आपको बस ये याद रखना है कि इस वक्त हमारे पास परम सिद्धि AI जो है वही एज ऑफ 2020-21 वही हमारा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। क्योंकि जो यहाँ से है 2019 में ये इसी की सीरीज आई थी, ब्रह्मा था, शिवा था। ठीक है, आगे भी आई है, 22s में भी परम सीरीज आई है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब जो ये परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 है, इसने इसका यूसेज या इसने कहाँ कहाँ पे हेल्प किया? एक तो इसने रिसर्च में हेल्प किया। ठीक है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में इसका यूज़ हुआ, एस्ट्रोफिजिक्स में, हेल्थ केयर सिस्टम में, फ्लड फोरकास्टिंग में, या कोविड-19 एप्लीकेशन। ठीक है, साइमुलेटर्स लगाए गए थे, वहाँ पे भी वो काम कर रहे थे हमारे सुपर कंप्यूटर्स। मेडिकल इमेजिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, इन सब में हमारे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ हुआ। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पॉइंट बोला कि 63rd इसका रैंक था एमंग टॉप 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे इसके बाद भी फिर, ठीक है, परम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद भी, परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद भी 2020s में परम संगणक आ गया, परम प्रवेगा 22 में आ गया, परम गंगा 22 में आ गया। ठीक है, और परम शक्ति 22 में आ गया, काम रूपा 22 में आ गया। ये सब क्या है? दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। मगर कहाँ के सुपर कंप्यूटर्स? इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स। पारुल भी 2022 में आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा ये आज का टॉपिक होता है ख़त्म। आई होप कि आपको कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ, हमने मेजर 3 कैटेगराइजेशंस पढ़ी। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, फिर उसके बाद माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, फिर हमने पढ़े जनरल एंड स्पेशल पर्पसेस भी बीच में। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ना भी हुए हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। आई विल श्योरली आंसर देम। तब तक आप एक काम करेंगे, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि इनमें से तो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।